Hello बच्चों, let's read the question. The question says, read the following extract and answer the questions that follow in 1 or 2 lines each. इसका मतलब है नीचे दिए गए extract को पढ़िए और आंसर कीजिए 1 या 2 लाइन में. So the extract is, the night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. इसका मतलब है यहाँ पर पोएट एक फ्रेश नाइट के बारे में बता रहे हैं जिस नाइट में फुल मून है और स्काई जो आसमान है वो पूरा खुला हुआ है, ओपन है, और जो लीव्स की स्मेल है वो नरेटर के रूम तक पहुंच रही है. की कंसेप्ट, द की कंसेप्ट इज द नरेटर इज फीलिंग द स्मेल ऑफ लीव्स इन हिज रूम इन द फुल मून. इसका मतलब है जो स्मेल है लीव्स की वो नरेटर फील कर रहा है अपने रूम में एक फुल मून की नाइट में. नाउ लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन. पार्ट नंबर ए, व्हाट काइंड ऑफ अ नाइट इट इज और हाउ डज द पोएट पोर्ट्रे द नाइट. इसका मतलब है पोएट यहाँ पर कौन सी नाइट के बारे में बात कर रहा है, वो कैसी नाइट थी, या फिर पोएट कैसे उस नाइट को डिस्क्राइब कर रहे हैं. पोर्ट्रे मीन्स डिस्क्राइब. The answer is, it is a full moon night and there is a freshness all around because of the bright light of the full moon and the fragrance of leaves and lichen. इसका मतलब है कि यहाँ पर पोएट एक फुल मून नाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस थी चारों तरफ और फुल मून था स्काई पर और ब्राइट लाइट जो थी बहुत ही ब्राइट लाइट थी उस फुल मून की, तो जो पूरी और स्काई में चमक रहा था. और इसी तरह जो लीव्स की जो फ्रेगनेंस थी वो भी पोएट के रूम तक पहुंच रही थी. तो यहाँ पर उस नाइट में पोएट ये सब चीज़ें फील कर रहे हैं. Part number B, what kind of imagery has been used. इसका मतलब है कौन से टाइप की इमेजरी यहाँ पर यूज की गई है. So the answer is, the imagery used is from the world of nature as the skyscape is painted with the full moon is spreading its light in the open sky and the fragrance of leaves and lichen adding to the freshness. इसका मतलब है पोएट यहाँ पर एक व्यू नेचर को इमेजिन कर रहे हैं जैसे एक पूरा स्काई है उस पे फुल मून ने पेंट किया है और अपनी लाइट को पूरे आसमान में स्प्रेड कर दिया है और जो लीव्स की स्मेल है वो भी उस फ्रेशनेस में ऐड हो रही है. पार्ट नंबर सी, What is the significance of the whole moon shining? The whole इसका मतलब है whole moon shining का significance यानी उसकी importance यहाँ पर क्या है. The answer is, the whole moon shining symbolizes the attainment of a goal or happiness. The whole moon shines because it is a full moon night and the trees are not there to stand between the poet and the moon, as the trees have departed leaving behind the house that imprisoned them. इसका मतलब है कि फुल मून शाइनिंग यहाँ पर एक गोल या हैप्पीनेस को सिंबलाइज कर रहा है और फुल मून इसलिए शाइन कर रहा है क्योंकि उस नाइट में जिसकी पोएट बात कर रहे हैं उस नाइट में फुल मून था और जो ट्रीज थे वो भी नहीं थे पोएट और मून के बीच में, तो इसीलिए पोएट बीच में को इंटरफेयर करने के लिए नहीं था, तो इसीलिए पोएट मून को अच्छे से व्यू और इमेजिन कर रहे थे और इसीलिए उसे वो अच्छा फील कर रहे थे क्योंकि वे उसे पूरा फुल मून देख पा रहे थे. और ट्रीज वहां पर इसलिए नहीं थे क्योंकि वो वहां से चले गए थे और घर के पीछे चले गए थे रहने के लिए फॉरेस्ट में. पार्ट नंबर डी, What does the word still signify in the last line? इसका मतलब है एक्सट्रैक्ट में जो still word है लास्ट लाइन में वो किसको सिग्निफाई कर रहा है. The answer is, the word still signifies the time after the departure of the trees from the house towards the forest. The smell of the trees, leaves and lichen is still around
as the trees have left a deep impact behind which will not vanish away easily. इसका मतलब है यहाँ पर स्टिल वर्ड पेड़ों के जाने के बाद फॉरेस्ट में जब ट्रीज चले गए थे उसके बाद के टाइम को सिग्निफाई कर रहा है, क्योंकि जो ट्रीज की लीव्स की स्मेल थी वो अभी भी उनके घर से आ रही थी, पोएट के हाउस से आ रही थी। वो अपनी स्मेल को वहां पर छोड़ गए थे, जिसकी वजह से पोएट पे उस स्मेल का डीप इम्पैक्ट पड़ा था, जो कि पूरी अच्छी तरह से अभी तक पूरा वैनिश नहीं हुआ था। पार्ट नंबर ई, what is the smell of leaves and lichen compared to? Which poetic device does the poet use to make this comparison? इसका मतलब है जो लीव्स और लीचन की स्मेल है वो किससे कंपेयर की गई है और कौन सा पोएटिक डिवाइस पोएट ने यूज किया है इस कंपैरिजन को बनाने में। The answer is the smell of leaves and lichens is compared to a voice, as the poet can experience the smell and hear the voice of birds and insects on the trees while sitting in her room. The poetic device the poet has used to make this comparison is a simile. इसका मतलब है जो लीव्स की और लिचन्स की स्मेल है उनको पोएट ने कंपेयर किया है वॉइस से, क्योंकि पोएट का एक्सपीरियंस है, मतलब वो स्मेल को और बर्ड्स की जो आवाज़ है, बर्ड्स की जो वॉइस है और लीव्स की जो स्मेल है वो उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने रूम में ही बैठकर, जबकि वो वहाँ से चले गए हैं फिर भी वो अब उनकी स्मेल को और बर्ड्स की वॉइस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और पोएटिक डिवाइस जो पोएट ने यहाँ पर कंपेयर करने के लिए लिया है वो है सिमिले। पार्ट नंबर एफ, विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द सेकेंड एंड थर्ड लाइन्स? इसका मतलब है कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है सेकेंड और थर्ड लाइन। द आंसर इज देयर इज अ एलिट्रेशन in the second and third lines as S and L sounds have been repeated respectively. इसका मतलब है यहाँ पर पोएटिक डिवाइस सेकेंड और थर्ड लाइन में एलिट्रेशन यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर S और L की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है। Now let's go through the objective type questions. Part number A, the poet can see the whole moon because there is no dash to obstruct the view. इसका मतलब है कि पोएट फुल मून को इसलिए देख पा रहा है, ऐसी क्या चीज़ उनके बीच में नहीं आ रही है जिसकी वजह से वो उसे ठीक से देख पा रहे हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट, बिल्डिंग, क्या उनके बीच में बिल्डिंग नहीं आ रही थी? पार्ट नंबर सेकंड, वॉल, क्या वॉल की वजह से वॉल नहीं थी इसलिए वो देख पा रहे थे? पार्ट नंबर थर्ड, क्या वहाँ पर ट्रीज नहीं थे इसलिए वो फुल मून को देख पा रहे थे? पार्ट नंबर फोर्थ, वेरांडा, क्या वहाँ पर वेरांडा नहीं था इसलिए वो देख पा रहे थे? तो आंसर इज ट्री, वो वहाँ ट्रीज नहीं थे इसलिए वो फुल मून को देख पा रहे थे। पार्ट नंबर बी, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द सेकेंड लाइन इज, इसका मतलब है कौन सा पोएटिक डिवाइस सेकेंड लाइन में यूज किया गया है? सो द आंसर इज एलिट्रेशन। सेकेंड लाइन में यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन यूज किया गया है। पार्ट नंबर सी, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन्स इज बिकॉज ऑफ, जो लीव्स और लिचन्स की स्मेल है वो किस वजह से है? पार्ट नंबर फर्स्ट, द ट्रीज ग्रोइंग आउटसाइड, क्योंकि ट्रीज बाहर ग्रो कर रहे थे। पार्ट नंबर सेकंड, द प्लांट्स ग्रोइंग इन द गार्डन, क्योंकि प्लांट्स ग्रो कर रहे थे गार्डन में। पार्ट नंबर थर्ड, द ट्रीज दैट हैव डाइड, क्या उन ट्रीज की वजह से जो मर गए थे, खत्म हो चुके थे? पार्ट नंबर फोर्थ, द ट्रीज दैट हैव जस्ट डिपार्टेड, उन ट्रीज की वजह से जो अभी अभी हाउस से लीव हुए थे। सो द आंसर इज द ट्रीज दैट हैव जस्ट डिपार्टेड। स्मेल जो लीव्स की और लिचन्स की स्मेल थी वो इस वजह से थी, उन ट्रीज की वजह से थी जो हाउस से अभी अभी लीव हुए थे। पार्ट नंबर डी, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन्स इज कंपेयर टू अ डैश, जो लीव्स और लिचन की स्मेल है वो किससे कंपेयर की गई है? द आंसर इज वॉइस, जो लिचन्स और लीव्स की स्मेल है वो वॉइस से कंपेयर की गई है। पार्ट नंबर ई, द एक्सप्रेशन
द होल मून शाइन सजेस्ट द वुमेन। जो एक्सप्रेशन है होल मून शाइन का, वो किसको सजेस्ट कर रहा है, वुमेन को किस जगह पे सजेस्ट कर रहा है। पार्ट नंबर फर्स्ट, हैव अचीव्ड देयर फ्रीडम, क्या उन्होंने अपना फ्रीडम अचीव कर लिया है। पार्ट नंबर सेकंड, हैव बीन प्रॉमिस्ड फ्रीडम, क्या उन्होंने अपने फ्रीडम को प्रॉमिस कर लिया है। पार्ट नंबर थर्ड, आर स्ट्रगलिंग टू फॉर फ्रीडम, क्या वो अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पार्ट नंबर फोर्थ, लॉन्ग फॉर फ्रीडम, क्या वो अपने फ्रीडम के लिए बहुत लॉन्ग टाइम तक लड़ रहे हैं। So the answer is have achieved their freedom, उन्होंने अपने फ्रीडम को अचीव कर लिया है। पार्ट नंबर एफ, the atmosphere as described in these lines is one of, यहाँ पर एटमॉस्फेयर इन लाइन में क्या डिस्क्राइब कर रहा है। पार्ट नंबर फर्स्ट, रॉट एंड डीके। पार्ट नंबर सेकंड, चेंज एंड रिन्यूअल। पार्ट नंबर थर्ड, स्ट्रगल एंड फेलियर। Part number fourth, inaction and helplessness. The answer is change and renewal. यहाँ पर इस इन लाइन में एटमॉस्फेयर चेंज दिखाई दे रहा है, रिन्यूअल दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले ट्रीज जो हाउस में थे वो अब वहां से चले गए हैं, तो यहाँ पर चेंज आ चुका है। I hope you all understood the question. Best of luck.